हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और इस सीरीज़ में हमने अभी तक आई थिंक एल सेट तक कर लिया है। आई थिंक लास्ट सेट हमारा एल था। अब हम बात करेंगे उसके अगले सेट में, हम एम सेट की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्पेशली देखिए, इस सेट को सीरीज़ को मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया है, मतलब ए टू हम जेड जाएंगे, देन ए की सीरीज़ में चलेंगे, ए बी, ए सी, इस तरीके की सीरीज़ को इस तरीके से हम कंटिन्यूएशन में जाएंगे रादर देन 1 2 3। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला कोई इशू नहीं है। जब जब वीडियो आए तो आप उसको कंटिन्यू पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखिए, पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन का डिज़ाइन किसने किया था, यह पूछा गया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नॉट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जब हम बात कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं ईवीएम। ठीक है, जब आप जितने भी वेस्ट लोग हैं, मतलब 18 प्लस वाले लोग हैं, वो सभी लोग ज़्यादातर आई होप सो जब इलेक्शन होते होंगे तो वहाँ पर वो वोट कास्ट करने जाते होंगे, वोट डालने जाते होंगे। तो वहाँ पर अब आज की डेट में क्या होता है, ईवीएम का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आप जाके बटन दबाते हैं। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट को आप पसंद करते हैं, जिसको आप जिताना चाहते हैं, उसके आगे बटन दबाते हैं। तो उस मशीन का जो आविष्कार किया था, बेसिकली उसकी डिज़ाइन की थी, वो किसने की थी, वो करी थी MB हनीफा ने। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो ये ईवीएम है, बेसिकली इसको बनाने का काम कौन करता है, इसको बनाने का काम करती है भारत के अंदर बेल। ठीक है, बेल, और साथ में ECI, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, ECL, ठीक है, नॉट इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पर है, इसके हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद के अंदर और इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु के अंदर। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईवीएम्स बनाती है। ठीक है, तो इसको जो पहली बार डिज़ाइन किया था वो किसने किया था, MB हनीफा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द मनी बिल सॉरी विच कैन बी, बेसिकली होना चाहिए था, कोई बात नहीं। द कैन बी इंट्रोड्यूस इन मनी बिल, मतलब वेयर, बेसिकली यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, या कह लीजिए वेयर कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल। मनी बिल को आप कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में फ्रेमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, बट कोई बात नहीं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पर, कि धन विधेयक जो है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, केवल राज्यसभा के अंदर, या राज्यसभा या लोकसभा के अंदर, क्या केवल लोकसभा के अंदर, या ओनली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो मनी बिल के बारे में जिस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है संविधान के, वो है 110 नंबर का आर्टिकल। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि 110 नंबर का आर्टिकल किससे संबंधित है, मनी बिल से। और ये केवल ही केवल सिर्फ ओनली एंड ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केवल लोकसभा के अंदर ये इंट्रोड्यूस होगा आपका मनी बिल। और यहाँ पर मनी बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले इसको किसकी परमिशन चाहिए होगी, प्रायर परमिशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति जी जो है इसको अपने साइन करके फिर इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, और उसके बाद ये कहाँ जाता है, लोकसभा के स्पीकर के पास, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर इसको धन विधेयक कहेंगे कि भाई दिस इज द मनी बिल, और उस पर साइन करेंगे, और साइन करने के बाद ये फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर। ठीक है, रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की, बट इसको फाइनली जो एक कई बार ये पूछा जाता है कि इसको कौन अनाउंस करेगा, कि भाई कौन बताएगा कि ये विधेयक जो है या जो बिल है वो मनी बिल है या कोई ऑर्डिनरी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। तो ये चीज़ें जो है बताने का काम कौन करते हैं, वो करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, और मनी बिल के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, देखिए इसके अंदर टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, टैक्स वगैरह से, सैलरीज से, लोन पेमेंट्स, लोन पेमेंट मतलब जो देश ने विदेशी बैंकों से या किसी और देश से कोई किसी टाइप का लोन ले रखा है, तो उसके रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स करनी है या जो भी चीज़ें करनी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मैंशन होती हैं। और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो एक भारत सरकार का जो राजकोष होता है, खजाना होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है कि उस खजाने में कितना पैसा आया और कितना पैसा जाएगा बाहर, मतलब कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और स्पेशली जब बजट पेश होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया जाता है कि फलाना पैसा
एजुकेशन सेक्टर में डाला जाएगा, इतने पैसों से इतने कॉलेजेस खोले जाएंगे, इतने पैसों से इतना हाईवे बनाया जाएगा, रेलवे बनाया जाएगा, ये सब चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये मनी बिल जो होता है ये आपका केवल सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा के अंदर। बट यहाँ पर अगर जो हम बात करें, बाकी चीज़ें तो हो गई, साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, इंट्रोड्यूस तो हो गया लोकसभा के अंदर, ठीक, लोकसभा इसे पास कर देगी। पास करने के बाद जनरली ये पास हो ही जाता है, ठीक है। और पास होने के बाद ये कहा जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के पास इसमें कोई पावर नहीं होती। मतलब देखिए, मनी बिल जो है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा बिल है जिस पर जो है मोनोपोली है बेसिकली लोकसभा की। मतलब सिर्फ एक मोटा मोटा जो अधिकार है वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास उसमें कोई अधिकार नहीं रहता है। वो यही है मनी बिल आपका। तो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा ने उसमें मान लीजिए कुछ अमेंडमेंट कर दी, ठीक है, अमेंडमेंट करके या कुछ सुझाव दिया, वापस उसको भेज दिया लोकसभा के पास। लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उसमें कुछ जो सुझाव हैं उनको माने ना माने, फिर वापस वो लोकसभा क्या करेगी, राज्यसभा को वापस भेज देगी। अब यहाँ पर बाइंडिंग हो जाता है कि भाई राज्यसभा करे। अगर जो नहीं भी करती है तो यहाँ पर अगर जो 14 दिन तक वो रख लेते हैं अपने पास, उसको पारित नहीं करती, तो ये माना जाता है कि वो बिल जो है वो पास हो गया है राज्यसभा से भी। राज्यसभा से भी वो बिल क्या हो गया है, पास हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बट इसमें मनी बिल जो है वो, इसमें जो कंप्लीट पावर है, ठीक है, एक मोनोपोलिटिक पावर जो है वो लोकसभा के पास होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। देखिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब मीडियम कैसा हो सकता है आपका, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस में हो सकता है। तो जो मैंने लिख दिया ये सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा जो फास्ट ट्रेवलिंग होगी वो सॉलिड में होगी, उसके बाद फिर लिक्विड में होगी और फिर गैसेस में होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए इन दो सारे चीज़ों के बीच में, मतलब सॉलिड लिक्विड और गैसेस जो भी एलिमेंट्स होंगे, इन सब के बीच में एक चीज़ होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वर्ड आपने डेफिनेटली सुना होगा। और एक वर्ड सुना होगा, वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। तो ये इन सभी एलिमेंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा सॉलिड के अंदर। मतलब आपने बहुत ही साइंस में चीज़, बेसिक चीज़ पढ़ी होगी कि सॉलिड के अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से कॉम्पैक्टेड होते हैं। लिक्विड के अंदर ये मॉलिक्यूल्स थोड़े से घूम रहे होते हैं इधर उधर, थोड़ा सा विल्लापंती कर रहे होते हैं। और जो गैसेस है उसमें तो बहुत ज़्यादा ये आवारा हो रखे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपने डायग्राम डेफिनेटली पढ़ा होगा अपनी 8th 9th की क्लासेस में। तो वही कॉन्सेप्ट है सीधा सा कि सॉलिड में जब ये कॉम्पैक्टेड है तो जो भाई यहाँ से जो भी चीज़ ट्रैवल होगी वो इस तरफ आने में उसको बहुत टाइम कम लगेगा, मतलब फटाफट वो आ जाएगी। अब यहाँ पर पूछा है कि कैन नॉट ट्रैवल। देखिए, वुड क्या है आपका, मेटल है, एयर है। देखिए, एयर तो आपका गैसेस में आ गया, मेटल तो भाई सॉलिड में है, वुड जो है नॉट लिक्विड है, बट ये आप इसे सॉलिड में ही कंसिडर करते हैं। बट इन सभी में क्या है, आपकी साउंड ट्रैवल करती है। देखिए, वुड में बहुत कम करती है, बट हाँ कर लेती है थोड़ा बहुत। लकड़ी पे आप आवाज़ मारें, मतलब ठक करें, तो एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट में थोड़ा बहुत सुनाई देता है, ठीक है। बट वैक्यूम, जहाँ पर एयर ही नहीं है, हवा ही नहीं है, जो वैक्यूम मतलब स्पेस वाला जो पार्ट हो गया, जो अंतरिक्ष है जहाँ पर कोई एयर नहीं है प्रॉपरली, तो वहाँ पर जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर पाती। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है वैक्यूम निर्वात, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। आपने एक डेफिनेशन भी सुनी होगी या पढ़ी होगी डेफिनेटली, साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वही वाली चीज़ आपकी अप्लाई हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉज स्टैब्लिश इन 1982। मतलब कौन सी, यहाँ पर देखिए बहुत सारी बैंकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी वो बैंक है जो 1982 में स्टैब्लिश हुई थी और जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिया। भारत के अंदर जो सामान आएगा, इम्पोर्ट होगा, मतलब आयात और निर्यात, ठीक है। आयात निर्यात के लिए कौन सी बैंक जो है बेसिकली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बारे में पूछा गया है। जिसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है 1982 के अंदर, 1982 के अंदर हुई थी। अब वो बैंक है जो इम्पोर्ट, देखिए आरबीआई जो है, आरबीआई की जब हम बात करते हैं, इसे क्या नाम था उस कमेटी का, जस्ट मिनट, उस कमेटी का नाम था हिटलर यंग्स कमेटी, आई थिंक नाम था, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, हिटलर्स यंग कमेटी आई थिंक थी, है ना, हिटलर्स यंग्स कमेटी, ठीक है। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन से 1 अप्रैल 1935 को इसकी शुरुआत हुई थी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
नाबार्ड की जब हम बात करते हैं तो नाबार्ड जो है 1982 को हुआ था इस्टेब्लिश, और 12 जुलाई, ठीक है 82 आ गया, बट साल तो वही है, अभी आगे हम बात करते हैं कि कौन सा होगा। ये क्रेफिकार्ड एक कमेटी थी, क्रेफिकार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है बेसिकली आरआरबीज को। आरआरबीज क्या है, रूरल जो ग्रामीण बैंक होती हैं, जैसे आपने बहुत सारी ग्रामीण बैंक देखी होंगी हरियाणा, जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक, ये आपकी आर्यवर्त ग्रामीण बैंक, ये आपकी हरियाणा ग्रामीण बैंक, इस तरीके से जो बहुत सारी रीजनल लोकल बेसिकली बैंक्स होती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती हैं। और वो बैंक्स क्या करती हैं, डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करती हैं किसको, फार्मर्स को। तो ये वाला काम जो है करती है नाबार्ड, ठीक है। और फिर हम बात करें यहाँ पर सीबी की, तो सीबी जो होता है, सीबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1992 के अंदर। और ये बेसिकली आपका जो ट्रेडिंग रिलेटेड पार्ट चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करती है, उनको रेगुलेट करती है, मतलब शेयर मार्केट है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है, सीबी। एक्सिम बैंक, EXIM बैंक, ठीक है। एक्सिम बैंक बेसिकली इसे कहा जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक, ठीक है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी 1982 को, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो बैंक हो गई आपकी, वो कौन सी हो गई है, एक्सिम बैंक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक्सिम बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1982 को, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके फील्ड में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फील्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, एक्सिम बैंक। ऐसे क्षेत्र जहां जानवरों को किसी भी गड़बड़ी से बचाया जा सकता है और उनके निवास स्थान को बुलाया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप इससे अगर जो कह सकते हैं कि जो वो एरियाज जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस बेसिकली, और देयर हैबिटेट, मतलब जो एनिमल्स को वहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखना है, जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है, मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो रहते आए हैं उस हिसाब से उनको प्रोटेक्ट करके उस एरियाज में रखना है। तो वो कौन से एरियाज होते हैं, यह पूछा गया है। तो वो होती हैं बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है उन्हें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, ठीक है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी दो तरीके की चीज़ें आती हैं, मतलब कंजर्व करना, बेसिकली हम इन्हें क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन भी जो है, कंजर्वेशन ये भी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक्स सीटू क्या हो गया, इसको आप समझ, सॉरी इन सीटू जो होता है इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो नेचुरली चीज़ें हैं, नेचुरली, ठीक है। मतलब जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, सेंचुरीज हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, नेचुरली, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर वो नेचुरली रह सकते हैं अपने आप, मतलब कोई उनके ऊपर आपको, ठीक है आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, बट आपका कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, या फिर कोई कन्फाइंड एरिया नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा एरिया है, ठीक है। तो उस तरीके के जो एरियाज होते हैं वो होते हैं इन सीटू, नेचुरली जो देखने को मिलते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह। नेशनल पार्क अगर जो कोई विजिट किया होगा आप लोगों में से, तो आप देख सकते हैं कि वो बहुत बड़े एरियाज होते हैं, जो भी एनिमल्स हैं वो फ्रीली अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सी2 में क्या होता है, ये होता है एक तरीके के आर्टिफिशियली एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उसका इनहेबिटेट नहीं होता, बट हाँ थोड़ा सा कंजर्व टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जू होता है, चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर है, किसी शेर को आपने चिड़ियाघर में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, केज के अंदर आपने बंद करके, ठीक है, कंजर्व है, प्रोटेक्टेड है, बट वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। शेर क्या पिंजरे में रहता है, नहीं ना, वो खुले आसमान में पूरे जंगल में घूमता है। तो वो, और आपने कई बार ये भी देखा होगा कि चिड़ियाघर होते हैं उनके, जहाँ पर वो शेर रहता है, तो इस तरीके के डेंजर एनिमल रहते हैं, उनके आसपास थोड़ी सी एक खाई टाइप की बना के रखी जाती है, ताकि वो कभी वायलेंट होकर बाहर ना आ पाए। तो इस तरीके का, तो वो क्या हो गया उनके लिए, आर्टिफिशियली हो गया, वो नेचुरल नहीं है, वो एक्सी2 आ जाता है आपका। जू हो गया, ये इसमें आती हैं आपकी सीड बैंक्स आ जाते हैं, बोटानिकल गार्डन्स हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आर्टिफिशियल या फिर एक्सी2 कंजर्वेशन के होते हैं, और ये इन सीटू कंजर्वेशन के, दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये क्या है, इन सीटू है। और जू जो है, चिड़ियाघर जिसे कहते हैं, ये क्या होता है आपका, एक्सी2 कंजर्वेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ और रिलीजन वर द नैनार्स और अलवर्स क्रिटिक्स ऑफ, मतलब न्यानर न्यानार और अलवर जो है किस धर्म या पंथ की के आलोचक थे बेसिकली, ये कहा गया है, ये पूछा गया है बेसिकली। न्यानार का मतलब होता है शिव डिवोटी, शिव भगवान शिव को डिवोटेड जो लोग होते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन लोगों को कहा जाता है। और अरबस कहा जाता है विष्णु को, विष्णु भगवान को जो डिवोटीज होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं, उनकी मतलब होता है ना कि फॉलोवर्स होते हैं उनके, तो ये विष्णु भगवान के होते हैं और ये शिव भगवान के। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बेसिकली शिविज्म और वैष्णविज्म से, ठीक है, शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ द टाइटल, देखिए जो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसमें उन्मूलन से संबंधित, मतलब शीर्षक से उन्मूलन, मतलब जैसे टाइटल्स हुआ करते थे टाइम पर महाराजा धीराज या लॉर्ड, या इस तरीके के जो टाइटल्स होते थे, जमींदार साहब या इस तरीके से जो बड़े बड़े नवाब साहब, तो इस तरीके के जो टाइटल्स हुआ करते थे नाम से पहले लगना, है ना, तो इस तरीके के टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया जब हमारा संविधान बना कि भाई ऐसा कोई टाइटल व्यक्ति नहीं लगा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी दी गई थी कि भाई एक्सेप्शंस थी किसके अंदर, एकेडमिक्स, जो एकेडमिक्स मतलब जैसे इंजीनियर्स हो गया या डॉक्टर्स हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के जो पढ़ाई करके जो आपने कोई क्वालिफिकेशन ली है तो उसको आप नाम के आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इनके अलावा सररायज़ादा, पीरज़ादा, इस तरीके के जो वर्ड्स थे वो इस्तेमाल अब नहीं हो सकते, उनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एक्सेप्शन किसकी थी, जो आपका मिलिट्री वो है, सैल्यूटेशंस है, मिलिट्री मतलब मेजर, जनरल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, इस तरीके के जो रैंक्स हैं बेसिकली उनको एक्सेप्शन दी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कही गई थी किसके अंदर, किस आर्टिकल के तहत, दिस इज अंडर द आर्टिकल ऑफ आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 के अंतर्गत अबॉलिशन ऑफ द टाइटल के बारे में बात कही गई है। और ये आता है आपका राइट टू इक्वलिटी के अंदर, राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है ये, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर कितने पार्ट आते हैं, 14 से लेकर 18 तक आते हैं, ठीक है। तो ये है 18 उन्हीं में से पार्ट। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें आर्टिकल 25 की, तो यहाँ पर देख लेते हैं आर्टिकल 25 जो है वो किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब किसी भी आप रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको जो भी उसके अंदर वर्क्स किए जाते हैं उनको आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, फ्री है आप, ठीक है। आर्टिकल 20 जो है ये आपका रिलेटेड है विद द ये आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंस होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मतलब आपने कोई क्राइम किया तो ठीक है उसके लिए आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो मतलब कोई गुनाह किया है तो अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट के अगेंस्ट मतलब आप एक तरीके से कोर्ट जा सकते हैं, तो कोर्ट में आपको क्या बेल मिल जाएगी, तो उस तरह वाली चीज़ें जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 23 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 23 में आपको प्रोहिबिशन अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर या फिर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, मानव तस्करी जिसे कहते हैं, तो फोर्स लेबर आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध जो है आपका फंडामेंटल राइट है, दिस इज आर्टिकल नंबर 23। ये सारे किससे रिलेटेड हैं, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 14 से लेके 14 से लेके आर्टिकल 35 तक इंक्लूडेड है। आर्टिकल 12 और 13 भी हैं बट वो आपके एक तरीके से डेफिनेटिंग पॉइंट वाले पार्ट्स हैं, जुडिशियल रिव्यू वाला थोड़ा सा पार्ट आता है उसमें, बट मोर और लेस जो मोटा मोटा है आपका वो आता है आर्टिकल 14 से 35 के बीच में। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु गेव द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा टू जय सिंह ऑफ मालवा, जो मालवा के जो राजा थे जय सिंह, ठीक है, उनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये उपाधि दी थी जहांदर शाह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, जहांदर शाह के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें बहादुर शाह की, तो बहादुर शाह जफर वही व्यक्ति है, बहादुर शाह जफर ये वही व्यक्ति है जिसके दौरान जिसके टाइम पीरियड में 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, तो ये वही व्यक्ति है। और मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह जो है वो नादिर शाह से रिलेटेड है,
दैट इज इन 1739 के आसपास का टाइम पीरियड था, बट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोफोरोसिस। ऑस्टियोफोरोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑस्टियोफोरोसिस जो है वो किसकी कमी से होता है? ये होता है आपका कैल्शियम की कमी से, ठीक है। और बेसिकली ऑस्टियोफोरोसिस बेसिकली किसी से रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड है, हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है। और कैल्शियम और साथ में यहाँ पर फास्फोरस की कमी भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फास्फोरस की कमी होगी तो हड्डियों की प्रॉब्लम्स होंगी, कैल्शियम की कमी होगी तो भी हड्डियों की प्रॉब्लम्स होगी, बोन्स की प्रॉब्लम से बेसिकली होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चूना, बेसिकली कैल्शियम को हिंदी में कहते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगर जो हम बात करें यहाँ पर एक होता है विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज अ सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन, धूप से मिलती है विटामिन, है ना, जो धूप से हम विटामिन लेते हैं उसे कहते हैं सनशाइन विटामिन या विटामिन डी। और इसी एक और नाम से जाना जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल के नाम से हम जानते हैं विटामिन डी को। आयोडीन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, आयोडीन की, सॉरी ये लाइडिन स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ देख लीजिए इंग्लिश में। आयोडीन, आयोडीन जो है वो बेसिकली आपका कहाँ, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, हार्मोन बोल गया मैं, हार्मोन जो है, ठीक है। तो हार्मोन में डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से जो आपका थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हुई तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? आपका गला थोड़ा सा मोटा आपको देखने को मिलेगा, कई लोगों को देखा भी होगा आपने, और उस बीमारी को कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर, घेंगा जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बेसिकली आपका कंपाउंड होता है, बेसिकली किसके अंदर? देखिए प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और साथ में नाइट्रोजन साथ में ऑक्सीजन, मतलब ये चार एलिमेंट्स का मिलकर क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। और प्रोटीन की कमी की वजह से, मतलब माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बहुत सारी डिजीजेस भी देखने को मिलती हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई प्रोटीन की मात्रा जो है वो अच्छे से आपको कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।